Hello students, now we are discussing NEST 2020 Shift 1 question paper and इसमें 15 questions were there. इसके बाद से मतलब 21 onwards there have been 17 questions. और जो पेपर का लेवल है 20 और उससे पहले एक क्वेश्चन बिल्कुल नया and at par with G Advanced और you can say even well above G Advanced level. एंड डिफरेंस भी आप देख लो, जैसे जी एडवांस में हर एक क्वेश्चन उतना एडवांस लेवल का नहीं होता, उसमें ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस तो जी एडवांस में ऐसे होते हैं कि मॉडरेट होते हैं, मतलब इजीली किया जा सकता है अगर हम वेल प्लान वे में जाएं. लेकिन इस पेपर में एक क्वेश्चन में आपको सोचना ही पड़ेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर है, मुझे करने में बहुत मज़ा आया. एंड स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, फाइटिंग टेंडेंसी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल टेंड टू लीव. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही नया है, लेकिन जिस तरह का प्रैक्टिस हम करते हैं उस तरह के क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट लिए जाएगा. ठीक है, एंड 20 के बाद जो क्वेश्चन पेपर्स है आप देख सकते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इजी है, 2 से 3 क्वेश्चंस इस टाइप के वो देते हैं. तो अभी रिसेंट डेज में यू कैन एक्सपेक्ट जो क्वेश्चन पेपर अभी आपके सामने आने वाला है वो क्वेश्चन पेपर मतलब जो एग्जाम अभी आप देने वाले हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस लेवल के आपको मिलेंगे. ज़्यादातर क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हैं. सो स्टे रिलैक्स्ड और इन क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाई वन. फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे, let T be a set of n elements. It is defined that a relation R on T is symmetric if symmetricity हमें सबको पता है, right? A relation R on T is antisymmetric. हो सकता है antisymmetric के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ना हो, क्योंकि ये जी मेन जी एडवांस दोनों के सिलेबस में नहीं आता. ठीक है, लेकिन इन्होंने डिफाइन कर दिया है तो आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं. एंटीसिमेट्रिक हम तब कहते हैं इफ A, B एंड B, A दोनों उस रिलेशन में है, देन A इज इक्वल टू B. मैं और क्लैरिटी इसमें डाल देती हूँ. एंटीसिमेट्रिक हम तब कहते हैं जब अगर A, B का प्रेजेंस है जिसमें A नॉट इक्वल टू B है, तो उस रिलेशन में B, A बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. अगर ये है तो ये नहीं आना चाहिए. ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं ना तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं कहलाएगा. इज दैट फाइन? तो इफ A, B इज बिलोंगिंग टू R, देन B, A शुडंट बी, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इन दैट रिलेशन. ठीक, लेकिन अगर A इक्वल टू B है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाए चलेगा, ना भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे एंटीसिमेट्रिक टेस्टिंग के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर लें. ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है कि सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इसका मतलब जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक है, जो एंटीसिमेट्रिक नहीं है वो सिमेट्रिक है. बिल्कुल भी नहीं. ये सिर्फ एंटी वर्ड एक्स्ट्रा जरूर यूज हुआ है सिमेट्रिक के साथ, बट इट डज नॉट मीन इज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, मीनिंग को समझना. यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ. कुछ रिलेशंस ऐसे भी होंगे जो सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक बोथ होंगे, कुछ रिलेशंस ऐसे भी होंगे जो नाइदर होंगे, कुछ रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक होंगे, कुछ रिलेशन सिर्फ एंटीसिमेट्रिक होंगे. एग्जाम्पल के साथ देखना. लेट्स सपोज आई एम मेकिंग ए रिलेशन ऑन द सेट ABC. ठीक है, एंड रिलेशन में सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर है. लेट्स टेक दिस. ठीक, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है. क्या ये एंटीसिमेट्रिक भी है? बिल्कुल है, क्योंकि A, टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, दोनों हैं. अगर मैं सिर्फ A, B एक ही ऑर्डर्ड पेयर डालती हूँ तो क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? बिल्कुल है. क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि B, A मिसिंग है. राइट, अब मैं ले लेती हूँ A, B एंड B, A. अब बताएं क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? नो. इज इट सिमेट्रिक? यस. नाउ लेट मी टेक A, B, B, A एंड B, C. अब देखें क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि C, B इज मिसिंग. क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि A, B का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर का प्रेजेंस है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर का प्रेजेंस है तो एंटीसिमेट्रिक नहीं बन सकता. तो आप देख सकते हैं कोई भी रिलेशन के बारे में अगर सिमेट्रिक है तो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते. फाइन, नाम में जरूर एंटी वर्ड एक्स्ट्रा यूज हुआ है, इट डज नॉट मीन इट्स कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं. S and A be the set of all symmetric and antisymmetric relations on T respectively, then
which of the following is true? सिंगल ऑप्शन करेक्ट. ओके. S इंटरसेक्शन A is 5. इसका मतलब एक रिलेशन जो सिमेट्रिक है वो साइमल्टेनियसली एंटीसिमेट्रिक नहीं हो सकता. दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. लेकिन अभी अभी हमने देखा रिलेशन सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक बोथ भी हो सकते हैं, तो ये रूल्ड आउट है. सेकेंड ऑप्शन पे आ जाएं. S इंटरसेक्शन A मतलब ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है. ऐसे कितने पॉसिबल रिलेशंस हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सेट जिसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं. इसको देखें, इस लिस्ट पे आ जाएं. कोई रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है वो कब होता है? जब उसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हो, x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो. ठीक है. अब बताएं, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हमारे पास पॉसिबल है? n, राइट. तो उसका एक सबसेट हमें यहाँ पे लेना है. कितने उसके सबसेट्स पॉसिबल है? 2 पावर n, करेक्ट. सो हियर दिस. अब यहाँ पे आ जाएं. नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस एंड नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस इक्वल होंगे. आप यहाँ पे देखना इसी सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है. जब हम रिलेशन लेंगे ऑन सेट T, दैट मीन्स it will be a subset of T cross T. Every relation on set A is a subset of A cross A. ये तो हमें पता है. तो अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं T cross T ही फ्रेम कर लेती हूँ. सो A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B एंड C, C, राइट. तो जो भी हम रिलेशन बनाएंगे T में वो इसका एक सबसेट होगा. अब देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हम कितने बना सकते हैं. और हमें ये क्लियर है फॉर ए रिलेशन टू बी सिमेट्रिक ये ऑर्डर्ड पेयर्स आए या नहीं आए चलेगा. कुछ भी हमें एक्स्ट्रा चेक करने की जरूरत नहीं है. ये न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं. लेकिन अगर A, B है तो B, A का आना जरूरी है. A, C है तो C, A का आना जरूरी है, राइट. इसका मतलब यही हुआ कि हमें इन तीन ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में डिसीजन लेना है. एंड एट द सेम टाइम आप देखो टोटल अगर इसकी कार्डिनलिटी n है तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं बेटा? n स्क्वायर, राइट. उसमें से x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं जिन्हें हमने डायगोनल के अलोंग लिखा है? n, राइट. एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? मतलब जो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है वो कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n. और पेयर वाइज हमें डिस्कशन करना है. इसका मतलब जिन पेयर्स का हमें डिस्कशन करना है वो कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2. क्योंकि इन दोनों के बारे में तो हमें साथ में डिस्कशन करना है. ये एक ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, राइट. आएंगे तो दोनों आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं आएगा. यही ना सिमेट्रिक बनने के लिए. तो हमें जिन ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में डिस्कशन करना है वो है दिस एंड दिस. फाइन. तो टोटल कितने हो गए बेटा? इन दोनों को अगर हम सम अप करें तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2, करेक्ट. और हम हर एक को दो चॉइसेस देंगे, आओगे या नहीं आओगे, येस और नो, येस और नो. और यू कैन इवन कंसिडर कि इनका हमें एक सबसेट चूज करना है और वो सिमेट्रिक बनेगा, राइट. सो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2. तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट हुज कार्डिनलिटी इज n इज दिस. आप इस बात को एज इट इज याद रख लें. ठीक है. अब आ जाते हैं बच्चे एंटी सिमेट्रिक में. एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस. यहाँ देखें ये ऑर्डर्ड पेयर्स वंस अगेन न्यूट्रल है तो हर एक को हम दो दो चॉइसेस देंगे, लिख देते हैं 2 पावर n. वो चीज़ आप इसके लिए भी कर सकते थे इन द सेम वे. मतलब 2 पावर n इंटू इन्हें हम चॉइसेस देंगे. सो दैट इज 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2. तो दोनों के एक्सपोनेंट्स ऐड होके सेम ही बन जाएगा. फाइन. ये हो गया. अब आ जाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पास. मतलब जो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है उनके लिए आप देखना इन दोनों का डिस्कशन हमें साथ में करना है. x, y एंड y, x का, राइट. अगर ये है तो ये नहीं आना चाहिए, यही ना. ये है तो ये नहीं आना चाहिए. इसका मतलब यही हो रहा है कि ये दोनों साथ में प्रेजेंट ना हो बस, राइट. एंड इसका डिसीजन हम 2 वेज में ले सकते हैं, आए या नहीं आए, आए या नहीं आए. मतलब इन टोटल इनके बारे में हम नो नो, येस येस, येस नो, नो येस, 4 पॉसिबिलिटीज होती है. लेकिन उसमें से एक केस है जो एंटी सिमेट्रिक के लिए फेवरेबल नहीं है, वो है येस एंड येस वाला, राइट. तो इसका मतलब अगर हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इस पेयर के बारे में डिसीजन हम 3 वेज में ले सकते हैं. टोटल 4 होता है लेकिन एक है जो एंटी सिमेट्रिसिटी को डिस्टर्ब करता है, राइट. सो दैट बिकम्स 3 पावर. कितने पेयर से हमारे पास? n स्क्वायर माइनस n बाई 2. तो क्लियर हो गया, ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग है. तो बच्चा एंटी सिमेट्रिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसे एज इट इज याद रख लें. नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस. फाइन. तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट, S यूनियन A इज T क्रॉस T. और ये तो तभी पॉसिबल है
जब हम किसी भी रिलेशन की अगर बात करें तो वो या तो सिमेट्रिक हो या एंटी सिमेट्रिक हो, लेकिन हमने तो अभी देखा कि कुछ रिलेशंस ऐसे भी होंगे जो सिमेट्रिक भी नहीं होगा और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो क्लियर हो जाता है दोनों के यूनियन से ये कंप्लीट टी क्रॉस टी का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, राइट। सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, let M be the set of all 2 cross 2 matrices with integer entries. The function f from M to M, मतलब ये जो set of matrices हमारे पास 2 cross 2 वाली जिसमें integer entries है, function on that set, ठीक है, given by f of x is equal to x square. Now the question says ये injective है, surjective है, both है, हमें इसका discussion करना है, ठीक है। अब straight away यहाँ पे आ जाते हैं, जो function है वो ये है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो m स्क्वायर इज इज आउटपुट, ठीक। अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इंजेक्टिव का, मतलब 1 1 का, और 1 1 हम सबको पता है। तो आप यहाँ पे देखें, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेती हूँ 1 0 0 1 और इसे मैं स्क्वायर करती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर सेम ही रहेगा, राइट। और अगर -1 0 0 -1 लेती हूँ तो इसका स्क्वायर भी तो 1 0 0 1 ही आ रहा है। तो सिंपली ये क्लियर हो जाता है कि दो ऐसी मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सेम आ रहा है, तो ये मेनी वन तो हो ही गया, राइट। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, हम m को स्क्वायर करें या -m को स्क्वायर करें, बच्चा दोनों ही केस में हमें m स्क्वायर ही तो मिलता है। तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, करेक्ट। अब आ जाते हैं सर्जेक्टिव नेचर पे। सर्जेक्टिव के लिए भी उसी ढंग से सोचें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये है और इसे हम स्क्वायर करते हैं तो हमें जो मिलता है वो है a स्क्वायर प्लस बी सी, एंड दिस विद दिस, तो b आ गया कॉमन, दिस इज a प्लस डी, दिस विद दिस c ले लिया कॉमन a प्लस डी, एंड दिस विद दिस वी गेट d स्क्वायर प्लस बी सी। परफेक्ट बेटा, ये आ गया। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है ए बी सी डी अगर आप डिफरेंट इंटीजर्स लेते हैं ना बच्चे, ये जिस तरह के वैल्यूज क्रिएट करेंगे वो हर पॉसिबल इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बन सकता। अगर मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में ही बता दूं, लेट मी टेक 1 1 1 1, क्या ये एज ए आउटपुट कभी क्रिएट हो पाएगा? मतलब कोई मैट्रिक्स ऐसा m हो सकता है जिसको जब हम स्क्वायर करें तो ये क्रिएट हो पाए? देख लेते हैं। 1 1 1 1, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट a स्क्वायर प्लस बी सी मस्ट बी 1 and d square plus bc must also be 1, ये ले लिया मैंने, and then b into a plus d should be 1 and at the same time this should be 1. Perfect. 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, लेकिन हमें ये देखना है ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं इन दोनों से बिगिन करती हूँ, दोनों को कर देते हैं सबट्रैक्ट। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 0, इसका मतलब a इज आइदर d और a इज माइनस डी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर। तो अगर a इज इक्वल टू डी है, एक एक केस को लेते हैं, ठीक। a इज इक्वल टू डी के केस में आप देखें पूरे जो जितने भी इक्वेशन है ना आपके पास, सभी में a की जगह पे आप d पुट कर दें, वी विल गेट d स्क्वायर प्लस बी सी इज 1, ये भी सेम ही इक्वेशन बन जाएगा। a एंड d आर इक्वल, तो बच्चा ये आ जाएगा आज 2d b, सो बी डी लिख दिया, दिस इज 1। आप यहीं पे रूल आउट कर सकते हैं, आपको तीसरा इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा 3 इंटीजर का प्रोडक्ट 1, इज दैट एवर पॉसिबल? जिसमें ऑलरेडी एक 2 है, इसका मतलब कह रहे कि 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 1/2 हो, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जो ये आउटकम क्रिएट कर पाए, राइट, इस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो क्लियर हो जाता है कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस होंगे जो आज आउटपुट क्रिएट ही नहीं हो पाएंगे, दैट मीन्स फंक्शन इज इनटू इन नेचर, राइट। तो यहाँ द फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, लेट x be a regular n-sided polygon a1 a2 and so on an when n is greater than 6. Suppose sides a1 a2 and a4 a5 a4 it is written are extended externally to meet at point p outside x. If this angle is 2π/3 then value of n is, एक डायग्राम का यूज लेते हैं बेटा। like this, ठीक।
A1, A2, A3, A4, A5। कुछ चीज़ें आप बता दो सबसे पहले, रेगुलर पॉलीगन रिलेटेड हमें क्लियर है या नहीं है। ये टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। तो एक इंडिविजुअल साइड कितना एंगल सबटेंड करती है, 2 पाई बाई एन, राइट। दिस इज ऑल्सो इज 2 पाई बाई एन। सेकेंड थिंग, क्या हमें ये पता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन इज n-2 टाइम्स ऑफ पाई। यस, तो एक इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितना होगा, अपॉन n, करेक्ट। और हमें ये भी पता है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 2 पाई ऑलवेज एन साइडेड पॉलीगन के लिए। तो इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बच्चे, और एक्सटीरियर एंगल होता कौन सा है ये भी क्लियर रखें। जैसे एक साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, ये तो इंटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 2 पाई, तो ये कितना हो गया, 2 पाई बाई एन। परफेक्ट, बस इन्हीं चीज़ों का ही हम यूज लेने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा इस साइड को एक्सटेंड करो, इस साइड को एक्सटेंड करो, और ये जहाँ मीट कर रहे हैं वो पॉइंट P है, एंड दिस एंगल इज 2 पाई बाई 3। परफेक्ट, एंड दोनों तरफ इस लाइन के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिसिटी है ना बच्चे, रेगुलर पॉलीगन है। तो अगर ये 2 पाई बाई 3 है तो इस तरफ ये हो गया पाई बाई 3। बच्चा ये है 2 पाई बाई एन, परफेक्ट है। और हमें ये भी पता है कि 1 इंटीरियर एंगल इज दिस, तो अगर ये एंगल ये है तो इसका हाफ बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, n-2 पाई अपॉन 2n। परफेक्ट है। और इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द 2 डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स। ये आप कर सकते हैं, या तो आप 180 डिग्री माइनस दिस करेंगे, मतलब पाई माइनस दिस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, सेम थिंग विल बी देयर। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। सो n-2 पाई अपॉन 2n इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई n। परफेक्ट बच्चा, इसको हम इससे डिवाइड ही कर देते हैं। सो n बाई 2n विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ पाई, एंड 2 हो गया कैंसिल, एंड यू लेफ्ट विद पाई बाई n इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई n। इसे कर देते हैं इधर शिफ्ट, इसे इधर। सो वी गेट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 विच इज पाई बाई 6, एंड दिस इज 3 पाई बाई n। सो पाई हो गया कैंसिल, क्रॉस किया, n कम्स आउट टू बी 18। चेक कर लें। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, For n be a natural number, let f of n be this। बच्चे दो ब्रांचेस में डिफाइंड है, n ऑड है तो ये, n इवन है तो ये। आगे इसने कहा f1n मतलब f of n है, fin मतलब कंपोजिशन टेकन i टाइम्स। ठीक है, i is greater than 1, suppose l is an even number greater than or equal to 2020, fine, then the least value of i for which this is 1। perfect। अब आप देखें fi this, इसका मतलब कंपोजिशन टेकन i टाइम्स, राइट, f of 2 पावर l अपॉन 3। ठीक है, हमें कहा गया कि ये 1i, ये किस i के लिए पॉसिबल है, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ i हमसे पूछा गया है। तो अभी आप आउटकम के बारे में भूल जाएं, यहाँ पे देखें। सबसे पहले ये बताएं ये इवन है या ऑड है, क्योंकि फंक्शन के लिए जो आप इनपुट देंगे वो इनपुट इवन होगा या ऑड होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। ठीक, अब क्योंकि क्लियर है 2 पावर l है तो ये कोई इवन नंबर ही है, एंड इवन के केस में जो आउटपुट आता है वो हाफ ऑफ दिस आता है, हाफ ऑफ द इनपुट। तो f ऑफ अब i माइनस 1 टाइम्स रह गया, राइट, एक हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट विल कम आउट बी हाफ ऑफ इट, मतलब 2 पावर l माइनस 1, 2 पावर l माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब ध्यान से सुन ले मेरी बात, ये तो ऑड नंबर है, ये इवन है। जब तक इसका प्रेजेंस रहेगा तब तक इस डेफिनेशन से ये कैलकुलेट होगा, मतलब हर बार वो हाफ 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 होता जाएगा, मतलब 2 का प्रेजेंस एक कम होता जाएगा, राइट। तो क्लियर हो रहा है, एक स्टेज आएगा जब ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और वो कौन सा वाला होगा, FL, मतलब L टाइम्स कंपोजिशन लेने के बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं एक F के कैलकुलेशन में इसका एक्सपोनेंट 1 कम हो गया, और हम चाहते हैं एक्सपोनेंट 0 बन जाए, यहाँ 2 बचे ही नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब आप FL टाइम्स कैलकुलेट कर लेते हो, राइट। तो अब आप देखें F
एफ एल टाइम्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मतलब अब हमें आई माइनस एल टाइम्स कैलकुलेट करना है, एंड जो बचा अब वो है 2 पावर एल माइनस 1/3। परफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, क्या ये एक ऑड नंबर है? यस। एंड ऑड के केस में कैलकुलेशन कौन करेगा? ये करेगा। 3 टाइम्स ऑफ द इनपुट प्लस 1। यहाँ देखें 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 1 क्या मिलेगा हमें? 3 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2 पावर एल। दैट मीन्स एफ 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 कितनी बार? एक और बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आई माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू, एंड ये लास्ट वाला एफ कैलकुलेट होके हमें मिला है 2 पावर एल। डन बेटा, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़े। बच्चा ये फिर से इवन है, 2 पावर एल है, यही डेफिनेशन से कैलकुलेशन होगा बाई 2 बाई 2 बाई 2। और एंड में क्योंकि हम 1 एज आउटपुट चाहते हैं तो एक स्टेज आएगा जब ये 2 पावर 1 बनेगा, उसके बाद जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हमें चाहिए, राइट? इसका मतलब ये जो f का प्रेजेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं वो एग्जैक्टली l टाइम्स ही होना चाहिए। यस, तब ये 1 में कन्वर्ट होगा। अभी अभी हमने देखा। फाइन। तो अगर ये l है, इसका मतलब i माइनस एल माइनस 1 इज l, सो i इज इक्वल टू 2l प्लस 1। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, let alpha and beta be two non-zero complex numbers. For z belonging to a complex number, z conjugate denotes the complex conjugate of z if the line this and this are mutually perpendicular. बच्चे आप इस चीज को याद ही रख लें। अगर हमारे पास अल्फा z conjugate z प्लस एक कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट है, एंड दूसरा है ये बीटा कॉन्जुगेट z प्लस b इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन पैरेलल तब होंगी जब अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट बाई बीटा कॉन्जुगेट होगा, और ये परपेंडिकुलर तब होंगी जब अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बाई बीटा कॉन्जुगेट हो। ठीक है, बस आप इन कंडीशंस को याद रख लें और ज्यादा कुछ आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर आप चाहे तो आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में कन्वर्ट करते हुए आपको स्लोप लेना आता है ना, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, and for two lines to be parallel slopes must be equal, for them to be perpendicular product of the slopes is equal to -1। उसे सिंप्लीफाई करके you'll be able to generate these conditions। लेकिन इन्हें याद रख ले तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है दे आर परपेंडिकुलर, मतलब इस कंडीशन की बात हो रही है, क्रॉस करें, सो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट बेटा, very interesting question. Let A be a 2 cross 2 matrix with real entries such that 0 is the only solution of the equation this। यहाँ पे एक चीज देखते हुए ही पता चल रहा है कि x equal to 0 is the only solution question is saying। तो x की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है डेट A is equal to 0, तो ये चीज तो कंफर्म्ड है। ठीक, सेकेंड थिंग, द ओनली सोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब 0 के अलावा किसी और वैल्यू के लिए सेटिस्फाइंग ही नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो हमें इसे सॉल्व ही करना होगा। तो अगर मैं मैट्रिक्स A को ले लेती हूँ A B C D, तो ये है मैट्रिक्स A। सो मैट्रिक्स A माइनस एक्स आई वुड बी A माइनस एक्स B। डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x टाइम्स करोगे एंड A से सब्ट्रैक्ट करोगे, यही आ जाना है। इसका डेट वैल्यू इज 0। अगर हम इसे सॉल्व करें वी गेट AD माइनस ax माइनस dx प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस bc इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस a प्लस डी इंटू एक्स प्लस AD माइनस bc इज इक्वल टू 0। फाइन। अब डेट वैल्यू ऑफ ए 0 है, इसका मतलब AD माइनस bc इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। फाइन। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, एंड क्वेश्चन ने कहा है कि x इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ इट, इसका मतलब इसके पास रियल एंड इक्वल रूट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। यस, ओनली वर्ड का यूज तो लेना है ना। फाइन। एंड यहां से हमें ऑलरेडी पता चल चुका कि इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, इसके पास रियल एंड इक्वल रूट होना चाहिए एंड वो पर्टिकुलरली 0 ही होना चाहिए। तो आप सॉल्व करते हुए भी बता सकते हैं या डिस्क्रिमिनेंट से भी बता सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ही ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो a प्लस डी का होल स्क्वायर इज 0, दैट मीन्स a प्लस डी इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब हमें इनमें से क्या सही है ये कंक्लूड करना है। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या,
ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए ये 1 0 0 1 होना चाहिए, लेकिन इन कंडीशन के हेल्प से ए बी सी डी के पर्टिकुलर वैल्यूज को तो हम इस तरह से कंक्लूड नहीं कर सकते। और उसी तरह से ए इज ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स तो तभी होगा ना जब ए बी सी डी चारों के चारों जीरो हो, लेकिन और भी तो पॉसिबिलिटीज है ना, तो ये भी कंक्लूड नहीं हो सकता। अब हम ए स्क्वायर पे चलते हैं। ए स्क्वायर क्या है हमारे लिए, इसे अगर हम स्क्वायर करते हैं इस मैट्रिक्स को ए बी सी डी, अभी अभी हमने किया भी था ना, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी सी एंड दिस इज बी इंटू ए प्लस डी, और ये आता है सी इंटू ए प्लस डी एंड दिस विद दिस कम्स आउट टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब आ जाते हैं इस इंफॉर्मेशन पे, a प्लस डी इज 0, इसका मतलब d इज माइनस ए। ठीक है, सो हम d की जगह पे माइनस ए पुट कर देते हैं, d इज माइनस ए, इसका मतलब ये हो जाता है आज ए स्क्वायर प्लस बी सी, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, d इज माइनस ए मतलब ये 0 है और ये 0 है, परफेक्ट। तो 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी ये बना है। अब बस हमें ए स्क्वायर प्लस बी सी का पर्टिकुलर वैल्यू देखना है, क्या वो फिक्स्ड है और दैट कैन वेरी। ठीक, तो उसके लिए d इज माइनस ए यहाँ पे आप पुट कर दें, d इज माइनस ए, सो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज 0, सो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 0 0 0, सो ए स्क्वायर इज अ नल मैट्रिक्स। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट बेटा, for a b belonging to 0 1 2 so on till 9, a 2-digit number ab is defined for 10a plus b, understood है। a 2-digit number ab is called a special prime if both ab and ba are primes, then the total number of special primes that are possible। ध्यान से सुन लेना, a 2-digit number ab is called a special prime if both ab and ba prime बने। ठीक, डिजिट्स हमारे पास 0 to 9 है, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ डिजिट्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है कि हमें मैनुअल काउंटिंग से ही करना होगा और प्राइम को जस्टिफाई करने के लिए और कोई तरीका तो हमारे पास नहीं है। ठीक, तो एक एक आप ले लें, 0 के साथ आप लेंगे ही नहीं क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो a तो 0 हो नहीं सकता। और वैसे भी अगर हम a को 0 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ये यूनिट प्लेस पे 0 आएगा जो कि एक प्राइम हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट्स एन इवन नंबर एंड 2 डिजिट नंबर के केस में बच्चे इवन प्राइम तो है ही नहीं, राइट। तो क्लियर हो जाता है कि a इवन डिजिट नहीं हो सकता, तो जो कुछ भी हम a के लिए कंसिडर करेंगे दैट हैज टू बी एन ऑड डिजिट, करेक्ट। एंड एट द सेम टाइम b भी इवन नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहाँ पे इवन है तो ये प्राइम रहेगा ही नहीं, तो a एंड b दोनों ही ऑड ही होंगे, तो जो कुछ भी आप सर्च करेंगे ऑड के लिए ही करें। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 1 के साथ 1 को, क्या ba भी प्राइम ही है, परफेक्ट है। अब 1 के साथ 3 को अगर हम कंसिडर करें, क्या 3 1 भी प्राइम है, बिल्कुल है, ये आ गया। अब 1 के साथ अगर हम 5 लें तो वो तो कंपोजिट नंबर है, 1 के साथ 7 लेंगे तो 7 1 बिल्कुल, सो 1 7 1 9 अगर हम लेते हैं तो 9 1 7 से डिविजिबल आ जाता है, तो प्राइम नहीं है। तो ये हो गया 1 के साथ कंप्लीट पॉसिबिलिटीज। अब आ जाते हैं 3 के साथ, 2 वाले केस तो हम लेंगे नहीं ना, दोनों ही ऑड डिजिट हमें चाहिए। 3 1 परफेक्ट है, 3 3 हम नहीं लेंगे, 3 5 हम नहीं लेंगे, 3 7 देन दैट इज 7 3 बिल्कुल परफेक्ट है। 3 9 कंपोजिट नंबर है, 3 वाले कंप्लीट पॉसिबिलिटीज आ गए। अब 5 के पास चलते हैं, 5 1 तो 1 5 नहीं चलेगा, 5 3 देन 3 5 वो भी नहीं चलेगा। और वैसे भी अंडरस्टूड है यहाँ पे 5 आए वो एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता, तो आप 5 के लिए चेक भी ना करें क्योंकि अगर यूनिट पे से 5 आ जाता है देन इन दैट केस दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ 5 आए, उन केसेस को आपको चेक भी नहीं करना है, तो 5 वाले केसेस को रूल आउट कर देते हैं। स्ट्रेट अवे चलते हैं 7 के पास, 7 1 1 7 परफेक्ट है, देन 7 3 3 7 यस, 7 5 नहीं, 7 7 नहीं, 7 9 9 7 दोनों प्राइम है, राइट। 7 के साथ हो गया। अब 9 के पास चलते हैं, 9 1 7 से डिविजिबल है, नहीं लिया जाएगा। 9 3 3 से डिविजिबल है, नहीं लिया जाएगा। देन 9 5 नहीं, 9 7 देन 7 9 परफेक्ट है, एंड 9 9 नहीं ले सकते। मतलब कंप्लीट लिस्ट हमारे पास यहाँ तैयार है बच्चे, काउंट कर लेते हैं। 3 + 3 + 3 आंसर इज 9, लुक एट। ठीक, नेक्स्ट let f be a function from -1 to 1 to real numbers such that this for all x belonging to this, then f dash 0 का हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पे आ जाएं,
मॉड का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर मैं x की जगह पे 0 रखती हूँ, क्योंकि अगर हमें डेरिवेटिव को डिस्कस करना है सबसे पहले तो हमें फंक्शन का वैल्यू उस जगह पे चाहिए। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। मॉड कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्लियर हो जाता है लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 0 ही होगा। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है। और अगर हमें डेरिवेटिव का डिस्कशन करना है, कई बार आप इसका यूज ले चुके हो, जेई मेन जेई एडवांस हर एक में क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट नेक्स्ट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ डीलिंग इज व्हाट, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 लिमिट x2 टेंड्स टू x1 रिप्रेजेंट्स f डैश x1। राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी का ही हम यूज लेंगे। हमें f डैश 0 को डिस्कस करना है एंड f ऑफ 0 का वैल्यू है 0। सो कैन आई राइट दिस टू बी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि ये 0 ही है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। राइट, एक्स स्क्वायर इधर मॉड है तो इधर भी मैं मॉड के फॉर्म में लिख लेती हूँ, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अगर मैं दोनों तरफ मॉड एक्स से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, जो मैं डिवाइड कर रही हूँ उसे x माइनस 0 लिख दूं, एक ही बात है, और इधर रह जाएगा मॉड x। फाइन, अब अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो इधर आता है f डैश 0 का मॉड विच इज लेस देन और इक्वल टू x टेंड्स टू 0 पे यह है 0। वंस अगेन, मॉड लेस देन 0 कभी नहीं होता, मॉड इज इक्वल टू 0 इज द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल हियर, दैट मींस f डैश 0 का वैल्यू 0 ही है। अब ऑप्शंस देख लें, f डैश 0 एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, नेक्स्ट फॉर x be x1, x2, x3 define mod x is this, इसका मतलब distance of this point from origin। ठीक, and a is this, b is this, the maximum value of distance of x from origin satisfying this। ठीक, और ये क्लियर हो रहा है कि ये जो मॉड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस। तो अगर हम मॉड ऑफ x माइनस ए की बात करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की बात हो रही है, सो दैट इज x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड x3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एंड स्क्वायर रूट है तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं एक साथ, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ x2 का स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस 0 है, एंड देन 4 टाइम्स ऑफ x3 माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चे सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये है 4x1 स्क्वायर, यहाँ से आएगा x1 स्क्वायर, सारे ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ठीक, सो 3 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर बनेगा, x2 स्क्वायर एंड 4 टाइम्स ऑफ x2 स्क्वायर 3x2 स्क्वायर, उसी तरह से 3 टाइम्स ऑफ x3 स्क्वायर। परफेक्ट, अब x1 का प्रेजेंस देखते हैं, यहाँ -2x1 होगा और यहाँ पे -8x1 होगा। सो इसे जब हम इधर शिफ्ट करेंगे, दिस इज व्हाट वी गेट। यहाँ x2 वाला कोई टर्म नहीं है, यहाँ -8x2 है, अगर हम उसे शिफ्ट करते हैं वी गेट दिस। यहाँ है -8x3 और यहाँ पे भी है -8x3, कंप्लीट कैंसिलेशन। अब कांस्टेंट टर्म के पास आ जाएं, विल गेट 4 एंड 0 एंड 4, 8 है इस तरफ और इधर है 16 प्लस 1, राइट, तो इधर है 33 एंड दैट साइड वी हैव 8। तो अगर हम सभी को इधर शिफ्ट कर देते हैं वी गेट -25। परफेक्ट बेटा, ये है। इज इट इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर? क्योंकि एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चंस हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस को यूज करते हुए। इट्स जस्ट दैट उस केस में 2 डायमेंशन में बनता है, मतलब 2 अननोन के हेल्प से वो इक्वेशन फ्रेम होता है, x1 एंड x2 के हेल्प से, या 3 है, तो डीलिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी द सेम। तो बच्चा अगर मैं x1, x2, x3 को कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरह ट्रीट करती हूँ तो क्या ये एक इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर है? एंड सेंटर कहाँ है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट का साइन चेंज करना है और हाफ करना है, जैसे सर्कल के केस में आप करते हैं 2D में, राइट। सो 1, इसका साइन चेंज करना है और हाफ करना है। x3 वाला टर्म नहीं है, ये है सेंटर, और रेडियस क्या है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c, सो 1 16/9 एंड ये तो 0 है, प्लस 25/3 का स्क्वायर रूट, ये है रेडियस। कितना आ गया बेटा? दिस इज 75/9 and this is 9/9, so we get 100/9, so this is 10/3। perfect। अब हमें क्या चाहिए ये देख लें,
we are supposed to find maximum value of this, मतलब distance of a point which lies on the sphere from origin। तो उस केस में आप चेक करें जो origin है वो स्पीयर के अंदर है या बाहर है, जैसे आप सर्कल के केस में करते हैं ना 2D में, एग्जैक्टली वही चीज करना है। तो 0,0,0 डिस्टेंस देखिए सेंटर से कितना है, दैट कम्स आउट टू बी 1 + 16/9 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 5/3 एंड 5/3 इस रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉलर है, मतलब वो जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के अंदर है, राइट। और हमें चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक, और हमें पता है मैक्सिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, राइट। ये वो पॉइंट है स्फीयर पे जो क्लोजेस्ट है और ये वो पॉइंट है जो फारदेस्ट है, ठीक। और ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी देखा जो कि है 5/3 और रेडियस है 10/3। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर इट इज दिस एंड दैट इज दिस प्लस दिस एंड दैट इज 5, राइट हियर। अब ये चीज हो सकता है स्ट्राइक ना करें अगर आपने 2D में इस तरह का डीलिंग नहीं किया है, लेकिन 2D में भी तो इस तरह के क्वेश्चन कई ओकेजन पे आए हैं, राइट। तो ये डीलिंग प्रोसेस बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फाइन, नेक्स्ट बेटा, डीलिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी द सेम। तो बच्चा अगर मैं x1, x2, x3 को कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ट्रीट करती हूँ तो क्या ये एक इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर है एंड सेंटर कहाँ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट का साइन चेंज करना है और हाफ करना है, जैसे सर्कल के केस में आप करते हैं 2D में, राइट। सो 1 इसका साइन चेंज करना है और हाफ करना है, x3 वाला टर्म नहीं है, ये है सेंटर और रेडियस क्या है g² + f² + a² - c। सो 1 16/9 एंड ये तो 0 है प्लस 25/3 का स्क्वायर रूट, ये है रेडियस। कितना आ गया बेटा, दिस इज 75/9 एंड दिस इज 9/9, सो वी गेट 100/9, सो दिस इज 10/3, परफेक्ट। अब हमें क्या चाहिए ये देख लें, वी आर सपोज टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन द स्फीयर फ्रॉम ऑरिजिन। तो उस केस में आप चेक करें जो ऑरिजिन है वो स्फीयर के अंदर है या बाहर है, जैसे आप सर्कल के केस में करते हैं ना 2D में, एग्जैक्टली वही चीज करना है। तो 0,0,0 डिस्टेंस देखिए सेंटर से कितना है, दैट कम्स आउट टू बी 1 + 16/9 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 5/3 एंड 5/3 इस रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉलर है, मतलब वो जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के अंदर है, राइट। और हमें चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक, और हमें पता है मैक्सिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, राइट। ये वो पॉइंट है स्फीयर पे जो क्लोजेस्ट है और ये वो पॉइंट है जो फारदेस्ट है, ठीक। और ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी देखा जो कि है 5/3 और रेडियस है 10/3। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर इट इज दिस एंड दैट इज दिस प्लस दिस एंड दैट इज 5, राइट हियर। अब ये चीज हो सकता है स्ट्राइक ना करें अगर आपने 2D में इस तरह का डीलिंग नहीं किया है, लेकिन 2D में भी तो इस तरह के क्वेश्चन कई ओकेजन पे आए हैं, राइट। तो ये डीलिंग प्रोसेस बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फाइन, नेक्स्ट बेटा, let f be real to real, be a non-constant differentiable function such that limit x tends to infinity f of x is 1। बच्चा इस इंफॉर्मेशन को देखते ही पहले आप यहाँ इसी पे ही स्टडी करें, x टेंस टू इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट बन रहा है, डज इट मीन इसके नेबरिंग प्लेसेस पे फंक्शन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बन जाता है? यस। एंड जब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव इज 0। तो ये तो आप डायरेक्टली आंसर करें, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे स्लोप क्या बन जाएगा, दैट विल बी 0, अल्फा वैल्यू इज 0 स्ट्रेट अवे बच्चे एज ए कॉन्सेप्ट, ठीक। नेक्स्ट, let f be a twice differentiable function on R such that f of 0 is 1, f of 1 is 2, f dash 0 is -1, f dash 1 is 5 and f double dash x is greater than or equal to 0 for all x belonging to 0 to 1। ये हमें क्या बता रहा है, f dash x is an increasing function, that's it, और कुछ तो हमें नहीं पता। फाइन, और इंटरवल भी हमें दे दिया गया है 0 to 1 में। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग प्रोसेस में है,
तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हर जगह एफ डैश 0 से बड़ा होगा और एफ डैश 1 से स्मॉलर होगा। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, राइट। अब एक एक पार्ट को देखते हैं, इस पे आ जाएं। क्या हमारे पास एफ डैश 0 का वैल्यू है -1 और हमें एफ ऑफ एक्स को डिस्कस करना है। इंटीग्रेट करते हैं लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। इनइक्वालिटी है ना, हमने पढ़ा है पूरे कैलकुलस में सैंडविच थ्योरम, मतलब अगर एक फंक्शन दूसरे से छोटा है तो आप लिमिट को कंपेयर कर सकते हैं और आप डी की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। आप उनके डेरिवेटिव को कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनके इनडेफिनाइट इंटीग्रल को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप इनइक्वालिटीज रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ लिमिट का यूज ले सकते हैं और डी का यूज ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, -1 dx इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से बिगिन करते हैं, लोअर साइड में है ना, 0 से बिगिन करते हैं x तक जाते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -x और इस तरफ आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स। चेक करते हैं, डू वी हैव? यस, ठीक। अब दूसरी तरफ आ जाएं, यहाँ एफ डैश 1 का वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, दिस इज 5, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब हम दोनों तरफ कर रहे इंटीग्रेट एंड अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो लिमिट होगा x to 1, ठीक है, क्योंकि 1 टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सो दिस इज x to 1, सो f of 1 माइनस f of x इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 5x। बचा f of 1 का वैल्यू हमारे पास है दैट इज 2, फाइन। तो ये आ जाता है आज 2, इसे हम कर देते हैं इधर शिफ्ट, सो f of x is greater than or equal to, इसे कर दिया इधर शिफ्ट, this is 2, so it is this। चेक कर लें, do we have it here? परफेक्ट, ये दोनों बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, f dash x being an increasing function, more the input, more is the corresponding output, ये बिल्कुल सही है। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, क्या f of x हमेशा ही greater than or equal to this होगा? उसके लिए यहाँ पे देखें, हमने अभी अभी ये कंक्लूड किया कि जो f of x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। स्मार्टली देखना, मैं ग्राफ बना रही हूँ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का और हमें क्लियर है कि f of x हर जगह इससे अबव ही होगा, राइट। f of x का जो ग्राफ होगा वो इसके अबव होगा। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ ये है, राइट। 1,0 0,1 से पासिंग, और वैसे भी हमारा डिस्कशन 0 to 1 के इंटरवल में ही है, तो आप उसी पर्टिकुलर इंटरवल में ही ड्रॉ करें। एंड एफ ऑफ एक्स एट द सेम टाइम लाइज अबव दिस, ठीक। इसका ग्राफ हम बनाते हैं। सो y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है -3, x आ 0, इसका वैल्यू है -3 एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू है 2। सो 1 के लिए इसका वैल्यू है 2, ओके। अब जो f ऑफ x है ये दोनों के ही अबव है, इसका मतलब f ऑफ x इस पूरे के अबव होगा, कंफर्म्ड है, यस, दोनों के अबव। आप कॉमन रीजन देख लो बच्चा, इसके अबव हो और इसके अबव हो, कॉमन रीजन क्या होगा? इसके अबव ही तो होगा, राइट। तो क्लियर हो जाता है f ऑफ x का जो लोवेस्ट पॉसिबिलिटी हम कभी सोच सकते हैं वो ये वाला होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें एंड y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें। हमें y चाहिए तो हम x को कर देते हैं एलिमिनेट, 5 5 5, दोनों को कर दिया ऐड, 2 इज इक्वल टू 6y, y इज 1/3 एंड दैट इज द लोएस्ट पॉसिबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट बेटा, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर k, let pk be the parabola and c be the circle, then there is a case such that pk and c intersect each other at 3 distinct points, pk and c intersect each other at least once for all k। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक। सो y इज दिस, हमने यहाँ पे इसे पुट कर दिया, वी गेट x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर बाई k माइनस 5 का स्क्वेयर इज 25, ठीक है बच्चा। x स्क्वेयर को हम t कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस टी स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर को मैं ओपन भी कर रही हूँ। सो -10 बाई के टी इज इक्वल टू 25, ये हो गया कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विथ टी स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर -10 बाई के
टी प्लस टी इज इक्वल टू 0। टी हमने लिया कॉमन, सो टी बाई के स्क्वेयर, टी हमने ले लिया है कॉमन एंड यहाँ पे अब टी है नहीं, कांस्टेंट ही है जो कुछ भी है, सो 10 बाई के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व होके t इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो एक सोल्यूशन हमारे पास है ही विच इज x इक्वल टू 0। ठीक, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी t बाई के स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 बाई के माइनस 1 एंड k एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम के स्क्वेयर से दोनों तरफ कर देते हैं मल्टीप्लाई और t को मैं एक स्क्वेयर ही लिख देती हूँ, सो वी गेट 10k माइनस के स्क्वेयर। परफेक्ट, सो x इक्वल टू प्लस और माइनस 10k माइनस के स्क्वेयर। अब स्ट्रेट अवे ऑप्शंस पे आ जाते हैं। देयर इज ए केस such that pk and c intersect each other at 3 distinct points। देखो एक पॉइंट तो हमें मिल चुका है x इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि यार कोई k एग्जिस्ट करता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो और सोल्यूशन हमें मिल पाए। मिल सकते हैं, दो सोल्यूशन हमें तभी मिल सकते हैं जब 10k माइनस के स्क्वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। एंड इक्वल टू 0 आप लो ही मत, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 ही सोल्यूशन मिलेगा और क्वेश्चन ने कहा है वी वांट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। तो आप इसे सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही ले लो, तो ये आ जाता है आज k minus 10 should be less than 0, k values are 0 to 10 and k should be a positive integer। तो 1 से लेकर 9 तक के जो इंटीजर वैल्यूज है वो तीन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस तो हमें देंगे, तो ये पॉसिबल है। pk and c intersect each other at least once for all k, ट्रू है, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो हमेशा एक सोल्यूशन की तरह आएगा ही irrespective of the value of k। ठीक, so this is correct। There are infinitely many values of k such that pk and c intersect each other at more than one point। more than one point intersect करने के लिए ये satisfying होना चाहिए और ये satisfy होता है finite number of k के लिए 1 से लेके 9 तक में, right। तो ये ruled out है। There is a case such that pk and c intersect each other exactly once। yes, ऐसी possibility है। अगर k के जो values है, अगर हम complete possibilities भी ले लेना तो वो ये है, अगर k के वैल्यूज इस इंटरवल में नहीं है, इन दैट केस एक ही तो हमें सोल्यूशन मिलेगा, राइट। सो करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, it says denote this, this and this by area of triangle, perimeter of triangle, length of line segment xy। क्लियर है ना, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेरीमीटर को, और ये xy लेंथ को डिनोट कर रहा है। Let ABCD be a convex quadrangle, मतलब quadrilaterally है, and the diagonals AC and BD intersect at O, then which of it is correct? ध्यान से देखें। Let us take this ABCD diagonals, they meet at point O। सबसे पहले इसे चेक करते हैं, एरिया ऑफ ABO एंड एरिया ऑफ CDO। ABO CDO, परफेक्ट। कैन आई राइट ABO का एरिया आज, अगर इस एंगल को मैं थीटा कंसिडर करूं तो ये पाई माइनस थीटा है, ये थीटा है और ये पाई माइनस थीटा है, और हमें पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल का अगर पता है तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड साइन रेशियो ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो अगर हम ABO ट्रायंगल का एरिया कंसिडर करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू AO इंटू BO इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब CDO ट्राइंगल का एरिया लेते हैं, हाफ CO DO साइन थीटा। परफेक्ट, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के पास चले, BCO एरिया ऑफ दिस विल बी हाफ BO CO इंटू साइन पाई माइनस थीटा विच इज साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड विद दिस हाफ OA या AO लिख लो एंड DO साइन पाई माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। अब कंपेयर करें, हाफ हाफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे AO BO CO DO है, यहाँ पे भी AO BO CO DO है, यहाँ साइन थीटा दो बार है, यहाँ साइन थीटा दो बार है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब आ जाए पेरीमीटर पे। ABO का जो पेरीमीटर है एंड CDO का जो पेरीमीटर है, विल दैट बी इक्वल टू दिस प्रोवाइडेड, इसने कहा है इफ दिस, क्या ये ट्रू होगा? तो आप ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये बताएं, पेरीमीटर ऑफ ABO विल बी व्हाट? OA प्लस OB प्लस AB, इसका OC प्लस OD प्लस CD, राइट। इधर आ जाएं, OB
प्लस ओ सी प्लस बी सी, ओ ए प्लस ओ डी प्लस ए डी, करेक्ट। ये और ये इक्वल होने के लिए, ये तो कॉमन पार्ट है, इसे तो आप रिमूव ही कर दें, राइट। और देखिए ये दोनों इक्वल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ए बी प्लस सी डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, परफेक्ट है, बिल्कुल सही, ठीक। नेक्स्ट, क्या पेरीमीटर ऑफ दिस मल्टीप्लाइड विद दिस विल बी पेरीमीटर ऑफ दिस मल्टीप्लाइड विद दिस? आप स्ट्रेट अवे रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, क्या वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा? या आप खुद ही चेक कर ले, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर ए बी इंटू सी डी का प्रेजेंस होगा तो सर बी सी इंटू ए डी का प्रोडक्ट होगा, जिन्हें हम रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रूल्ड आउट है। अब लास्ट थिंग, area of ABO plus area of CDO is equal to area of BCO plus area of ADO if one diagonal is bisected by the other diagonal। यहाँ देखें, if I consider this is equal to this, मतलब इस diagonal ने इसे bisect किया, तो ABO का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ OA OB इंटू साइन थीटा, ठीक। और ये आएगा हाफ OC OD इंटू साइन थीटा। और इसमें हाफ आप देखें OB इज इक्वल टू OD, राइट। तो OB एंड OD इक्वल है, दोनों को मैं OB कंसिडर करते हुए कॉमन ले लेती हूँ। आई विल बी लेफ्ट विथ OA प्लस OC, जिसे हम AC लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा रह गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करके देखें, बिल्कुल सेम ही आएगा। सो दिस इज करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट, let p be a polynomial whose coefficients are real numbers, suppose the roots of this are real। क्वेश्चन ने कह दिया कि इसके जो रूट्स है वो रियल है। the repeated roots of p of x is equal to 0 are also roots of p of x plus p dash x is equal to 0। ये तो अंडरस्टूड है, आज एक कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट मी टेक p of x, कुछ भी ले लो, रिपीटेड रूट है तो मैं x माइनस अल्फा का स्क्वायर ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो p dash x क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। जब एक फैक्टर रिपीट होता है ना, तो उसके डेरिवेटिव में उस फैक्टर का प्रेजेंस रहता ही है, राइट। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो x माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ x माइनस अल्फा प्लस 2। तो जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो अल्फा इज बाउंड टू बी ए रूट, ठीक। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही होता है कि अगर इसके पास रिपीटेड रूट है तो वो रूट इसके पास भी होगा। अब अगर दोनों के पास वो रूट है, इसका मतलब x माइनस अल्फा आज एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा एंड अल्फा एज ए रूट इस इक्वेशन का क्रिएट होगा, फाइन है। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ p ऑफ x प्लस p डैश x इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस बात को समझ ले, क्योंकि बाकी के सभी इसी के ऊपर ही बेस्ड है। अगर p ऑफ x के पास रियल रूट्स हैं, देखना मैं p ऑफ x को ले लेती हूँ, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। मैंने डिस्टिंक्ट रूट्स लिए हैं। लेट्स सपोज अल्फा बीटा गामा आर लाइक दिस, मतलब रूट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये p ऑफ x है, बचा p डैश x क्या आएगा? डिफरेंशिएट द फर्स्ट, मल्टीप्लाई विद द रेस्ट, राइट, प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड, मल्टीप्लाई विद द रेस्ट, प्लस डिफरेंशिएट द थर्ड, मल्टीप्लाई विद द रेस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ये यूज किया मैंने डायरेक्टली। दोनों को कर देते हैं ऐड, हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन के पास रूट्स कितने होंगे और किस टाइप के होंगे, क्योंकि हमने p ऑफ x के डिस्टिंक्ट रूट्स कंसिडर किए हैं, ठीक। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वाड्रेटिक के डिस्कशन में कि जब भी आपके पास इस तरह से अननोन कोएफिशिएंट्स होते हैं, क्योंकि हमें रूट्स का तो पता नहीं क्या होंगे, तो अननोन कोएफिशिएंट्स है, इन दैट केस अगर मैं इसे p ऑफ x कंसिडर करूं जिसके रूट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो p ऑफ अल्फा का वैल्यू आप चेक करें। p ऑफ अल्फा क्या आएगा? ये 0, ये 0, अल्फा माइनस बीटा विच इज नेगेटिव, अल्फा माइनस गामा इज नेगेटिव एंड अल्फा के लिए ये 0, तो ओवरऑल ये आ गया पॉजिटिव। p ऑफ बीटा आप चेक करें, 0 0 0, बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव, बीटा माइनस गामा नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। p ऑफ गामा चेक करें, उसी तरह से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड x क्यूब का कोएफिशिएंट यहीं से हमें मिल रहा है 1 है। इसका मतलब p ऑफ माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से ऊपर की ओर गया, अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका पॉजिटिव है, ऊपर की ओर गया,
उसके बाद बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका नेगेटिव है, नीचे की ओर आया, फिर गामा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका पॉजिटिव है, ऊपर की ओर गया, एंड एक्स आज इन्फिनिटी, इसका वैल्यू इन्फिनिटी ही होगा, इसका मतलब ये फर्दर और कोई नीचे तो आएगा नहीं, और क्यूबिक है तो 3 रूट्स हमें ऑलरेडी ये दे चुका है, राइट, एंड तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स ही हैं, फाइन। तो क्लियर हो जाता है जब जब भी p ऑफ x के डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो p ऑफ x प्लस p डैश x इज इक्वल टू 0 के डिस्टिंक्ट रूट्स कंफर्म्ड है, याद ही रख लें एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, फाइन है। अब ऑप्शंस पे आ जाएं। द रूट्स ऑफ p ऑफ x प्लस p डैश x इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि p ऑफ x के पास अगर रिपीटेड रूट्स हैं, जैसे अगर p ऑफ x है x माइनस अल्फा का होल क्यूब, तो बच्चे p डैश x क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, एंड x माइनस अल्फा प्लस 3 रह जाएगा। तो x माइनस अल्फा एज ए फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो अल्फा एज ए रूट रिपीट हो रहा है ना, तो डिस्टिंक्ट रूट्स आई ये कंफर्म हम कह नहीं सकते, ठीक। द रूट्स ऑफ दिस आर डिस्टिंक्ट इफ p ऑफ x रूट्स आर डिस्टिंक्ट, वेरी करेक्ट, अभी अभी हमने इसे प्रूव भी किया। द रूट्स ऑफ p ऑफ x प्लस p डैश x आर रियल, ये तो कंफर्म्ड है, p ऑफ x के रूट्स रियल है तो p ऑफ x प्लस p डैश x इक्वल टू 0 के भी रूट्स रियल ही होंगे। उसको जिस तरह से हमने ये डिस्कस किया ना, आप उसी तरह से इसे डिस्कस कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट बेटा, let A, B and C be 3 events with non-zero probabilities. Then P of A on B is P of B on A if and only if P of A is equal to P of B. क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। ये है P of A intersection B upon P of B and this is P of B intersection A upon P of A. And question कह रहा है ये दोनों इक्वल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B के लिए ही ये पॉसिबल है। आप देखिए ये दोनों इक्वल होने के लिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो फाइन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसका वैल्यू ही 0 हो। अगर इसका वैल्यू 0 है तब भी तो ये दोनों इक्वल होंगे, यस, सो बाय दैट दिस गोज रॉन्ग। सेकंड, A complement given that B has occurred is this, तो P of A complement intersection B upon P of B and this is nothing but P of B minus A, है ना, हम तो याद ही रखते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, ठीक है, सेट के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही है। सो P ऑफ B बच्चे दिस अपॉन दिस दैट इज 1 एंड दिस अपॉन दिस दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑकर्ड, फाइन है, सो दिस इज करेक्ट। आप इसे आज प्रॉपर्टी भी तो याद रखते हैं तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट, क्या P ऑफ A इज दिस प्लस दिस, इसे तो बच्चे आप एक्सपांड करते हुए भी प्रूफ कर सकते हो, बट आई वुड लाइक टू डू इट डायरेक्टली कि अगर मैं A एंड B हर तरह के इवेंट्स के लिए क्वेश्चन ने कहा है, तो अगर मैं A एंड B इंडिपेंडेंट कंसिडर कर लेती हूँ तो मुझे पता है A एंड B इंडिपेंडेंट है तो ये P ऑफ A है और ये भी P ऑफ A है, तो क्या P ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P ऑफ A हो सकता है? वो तो तभी पॉसिबल है जब P ऑफ A 0 हो, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है तो कभी होल्ड कर ही नहीं सकता, रूल्ड आउट। लास्ट पे आ जाए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? उसके लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, P ऑफ B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C एंड P ऑफ C इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C है, यहाँ पे भी वही 3 आएंगे तो बिल्कुल सेम है, एंड यहाँ पे 2 का इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे भी है तो बिल्कुल सेम है। क्लियर बेटा? सो ब्यूटिफुल पेपर दिस इज, एंड आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। ये नहीं कि हमारा पेपर का लेवल ये होने वाला है, लेकिन आपके पेपर में आप 2 से 3 क्वेश्चन इस लेवल का एक्सपेक्ट करके चलें, ठीक है। सो क्लोजिंग इट हियर।